स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पीएसए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 वॉल्यूम 6 और 7 में से लिए गए हैं और ये 12वां एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस साल भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। रिविजन आपका हो जाएगा यहाँ से बहुत ही अच्छे से, और साथ में किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर आपको पीएसए की तैयारी करनी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे मिलती है। हर एक टॉपिक के लिए आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स मिलती हैं, डेली एग्जाम वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वहां पे जुड़ के हमारे साथ अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीएसए, लगभग आपके 120 क्वेश्चंस हैं। कोई से भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगेगा आपके हाथ में है कमेंट सेक्शन, आप वहां पे जाके जरूर उस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल कंपनसेशन इज, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्र के लिए मुआवजा क्या है? मुआवजा तभी दिया जाता है जब क्या हो जाता है, आपका लेख जो है वो गुम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति में अगर कोई भी आपका अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख था तो उसके लिए कंपनसेशन जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी 30 SDR, 30 SDR दिए जाते हैं। SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये फुल फॉर्म भी और साथ में ये कंपनसेशन भी। अगे आपके पास NBMS, तो ये तो आपका कौन सा है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से है। नेशनल बिल मेल सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आपके पास EMS क्या होती है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ये होती है, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें एक्सप्रेस मेल सर्विस की फुल फॉर्म होती है। ये दोनों ही देखिए आपके नेशनल बिल मेल सर्विस में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हम डिटेल में कर चुके हैं, मिनिमम कितने आर्टिकल्स भेजे जाते हैं जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल मेल सर्विस में डायरेक्ट पोस्ट में कितने भेजे जा सकते हैं, और एक्सप्रेस मेल सर्विस में क्या पूछा जा सकता है, इसकी मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है, 35 kg। एक चीज ध्यान रखना, आइलैंड में आप भेज रहे हैं चाहे फॉरेन में भेज रहे हैं, स्पीड पोस्ट, उसके बाद लेटर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और पार्सल, इन सभी के लिए जो वेट लिमिट रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, कहीं पे कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे EMS क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस मेल सर्विस की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया ज्वाइंड APPU इन द ईयर, भारत ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को कब ज्वाइन किया? क्योंकि जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई उस समय भारत इसका सदस्य नहीं बना था, भारत ने इसको बाद में ज्वाइन किया था। कौन से ईयर में किया था? 1973 में किया था, 1973 में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, APPU वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, तो कौन से सन में, कौन से ईयर में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। मैंने अभी बोला APPU की जब स्थापना हुई भारत इसका सदस्य नहीं बना था। APPU की स्थापना 1961 में हुई, भारत इसमें कब जुड़ा? भारत इसमें जुड़ा 1973 में। तो 1961 में स्थापना हुई, 1973 में भारत ने इसमें ज्वाइन किया। आगे आपके पास APPU की फुल फॉर्म दी हुई है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। UPU की क्या होती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको अगर मार्क्स देने हो एग्जामिनर ने तो ऐसे भी पूछ लेता है वो। आगे आपके पास मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ फॉरेन पार्सल इज, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपको मैक्सिमम वेट लिमिट की बात करनी है तो लेटर जो आपके पत्र होते हैं, उसके बाद ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट और आपकी घरेलू स्पीड पोस्ट और साथ में पार्सल, इन सभी की जो वेट लिमिट है वो इंलैंड में और फॉरेन में सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 kg। आप फॉरेन पार्सल भेजना चाहते हैं मैक्सिमम किस लिमिट तक भेज सकते हैं, 20 किलोग्राम तक। इंलैंड में भेजना चाहते हैं 20 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। आगे आपके पास इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल द टर्म AO मींस, फॉरेन पोस्ट मैनुअल में AO का क्या अर्थ है? LC आता है, KO आता है, AO का क्या अर्थ है? ओटर सब्जेक्ट्स, और LC का क्या मतलब होता है? लेटरस एट कार्टस। आगे आपके पास वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड, कोई भी एरोग्राम है उसका वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ फॉरेन पार्सल प्रेस्क्राइब्ड इज, कोई भी आपके पास फॉरेन पार्सल है, मिनिमम और मैक्सिमम डायमेंशंस उसकी क्या हो सकती है? मिनिमम 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकती हैं और मैक्सिमम उसकी लेंथ 1.05 है, 1.50 मत कर देना, बाई 2 मीटर, ठीक है, 1.05 बाई 2 मीटर हो सकती है मैक्सिमम उसकी डायमेंशंस। आगे आपके पास मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क,
कार्य वितरण का ज्ञापन जो होता है कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है, MS11 के ऊपर इसको बनाया जाता है। और इशू करने वाला कौन है, इसको कौन इशू करेगा, डिविजनल हेड करेगा, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, यहीं से छोटी छोटी बातें होती हैं। डिविजनल हेड कौन होता है, SP या SSP होता है, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कई बार आपको दिया होगा HOD, हेड ऑफ डिवीजन, कई बार दिया होगा SP, कई बार सुपरिटेंडेंट लिखा होगा, तो वो सभी एक ही चीजें हैं। आगे आपके पास प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज, नॉमिनल रोल जो होता है उसकी प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, संरक्षित रखने की अवधि क्या है, तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, स्थायी रूप से इसको संरक्षित रखा जाता है। आगे आपके पास MO बिकम्स वॉइड, कोई भी मनी ऑर्डर है वो कब शून्य हो जाता है, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू। तो मान लीजिए जिस महीने में आपका मनी ऑर्डर इशू हुआ है उस महीने के लास्ट से अगले महीने तक, यानी कि मान लीजिए अभी मार्च महीने में मनी ऑर्डर आपका कोई भी इशू हुआ है, मार्च महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो क्या किया जाएगा, अप्रैल महीने के, ठीक है, मार्च के बाद कौन सा आएगा, अप्रैल महीने के लास्ट में जाके ये वॉइड होगा। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको अब अच्छे से ख्याल में रखना। आगे है आपके पास SO डेली अकाउंट आल्सो नोन एज, SO डेली अकाउंट को और क्या कहा जाता है, या फिर SO डेली अकाउंट जो है कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है, ACG 22 के ऊपर इसको बनाया जाता है। और BO डेली अकाउंट को ACG 22A के ऊपर बनाया जाता है। आपको नहीं पता तो आप BO में अगर काम करते हैं तो ध्यान से देखना, आप जो डेली अकाउंट बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या लिखा होता है, ACG 22A उसके ऊपर लिखा होता है। ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ, जो भी ट्रांजिट बैग होते हैं हमेशा किसकी देख रेख में उनको बंद करना चाहिए और सील करना चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट की प्रेजेंस में, उनकी देख रेख में आपको जो भी ट्रांजिट बैग होते हैं उनको बंद या सील करना चाहिए। टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स एक्सीड्स, टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल जो है कब बनाया जाता है, जब आपके पास मनी ऑर्डर्स कितने से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा मनी ऑर्डर होने पर टेरिटोरियल बंडल बनाया जाएगा। इफ एन अनपेड और अंडर पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट इज स्टैंडर्ड एट दी काउंटर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई लेटर भेजना है, और लेटर कैसा है, आपने उसको रजिस्टर्ड करवा के भेजना है, पंजीकृत करवा के भेजना है, लेकिन वो क्या है, अनपेड है, आपने चार्जेस उसके ऊपर पूरे नहीं दिए हैं, अंडर पेड आधे अधूरे भुगतान आपने किए हुए चार्जेस के, ऐसी स्थिति में आप उसको काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं, फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है आपको, तो उसको ना ही रजिस्टर्ड किया जाएगा ना ही उसको रिफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। आप उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते और काउंटर वाले आपको मना कर देंगे, चार्जेस आपको पहले उनकी प्री पेमेंट करनी पड़ेगी, पूरा भुगतान करना पड़ेगा, तभी उसे फॉरेन पोस्ट के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। आगे है आपके पास लाइव मेल सर्वेज कैरिड आउट इन लाइव मेल सर्वे, ऑल इंडिया मेल सर्वे, जो भी सर्वे आते हैं आपके कौन से महीने में होते हैं, कब होते हैं, कितने डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में होते हैं, कौन करता है, कितने % मेल का सर्वेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लाइव मेल सर्वे की बात की गई है। लाइव मेल सर्वे जो होता है ये मंथली किया जाता है, हर महीने किया जाता है, तो साल में कितनी बार हो जाएगा, 12 बार, हर महीने किया जाएगा तो साल में 12 बार हो जाएगा। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ RMS ऑफिसेज एंड सेक्शनरीज, तो जो भी रेलवे मेल सर्विस के कार्यालय अनुभाग होते हैं उनके कार्यपत्रों की जो परिरक्षण अवधि है वो कितनी है, 18 महीने या 18 मंथ से 18 महीनों तक इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके बाद इनको नष्ट कर दिया जाता है। Weight of LC and AO bags must not exceed LC letter at carters और AO outer subjects। कौन कौन से इसमें आपके आर्टिकल्स आएंगे वो पढ़ लेना। अगर वो वाले आर्टिकल्स के बैग बनाए जाते हैं तो कितने से अधिक नहीं होने चाहिए, 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होने चाहिए। जर्नल अकाउंटिंग ऑफ टर्मिनल ड्यूज एंड ट्रांजिट चार्जेस टेक प्लेस, जो भी अकाउंटिंग की जाती है टर्मिनल ड्यूज की या फिर ट्रांजिट चार्जेस की वो कब की जाती है, एनुअली, वार्षिक तौर पर की जाती है। चार्जेस कलेक्टेड बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्टिनेशन फॉर डिलीवरी ऑफ फॉरेन पार्सल इज कॉल्ड। अब जब भी इंग्लैंड में आप कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, अगर तो सेंडर ने सभी चार्जेस का भुगतान कर दिया है तब एड्रेसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, उसका मुफ्त वितरण किया जाता है। लेकिन फॉरेन पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस, रीपैकिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो एड्रेसी को देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, जो आपकी डेस्टिनेशन वाला, गंतव्य वाला एडमिनिस्ट्रेशन होगा पोस्ट का, वो कौन से चार्जेस जो आपके एड्रेसी से चार्जेस को कलेक्ट करेगा उनको क्या कहा जाएगा, डिलीवरी चार्जेस, वितरण शुल्क उनको कहा जाता है।
आगे आपके पास रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, रेलवे मेल सर्विस को कब पेश किया गया, 1854 में इसको पेश किया गया। आगे आपके पास स्पीड पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इन, स्पीड पोस्ट जो सर्विस है इसकी शुरुआत कब हुई, कब इसको पेश किया गया, 1986 में, 1986 में इसको पेश किया गया। आगे आपके पास पार्सल डायरेक्टोरेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पार्सल डायरेक्टोरेट की स्थापना कब हुई, 2018 में, 2018 में हुई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज लोकेटेड एट, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिजनेस पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, बिजनेस पोस्ट सर्विस की कब शुरुआत हुई, कब इसको पेश किया गया, 1996 में, 1996 में। बट इज सियोग्राम, आपके पास फॉरेन कंट्री से कोई भी आर्टिकल आता है जिसके ऊपर सियोग्राम लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना वो क्या है, ब्लाइंड लिटरेचर है, ठीक है, अंध साहित्य है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल को क्या कहा जाएगा। अभी फॉरेन पोस्ट में सियोग्राम किसको कहा जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर को कहा जाता है। अगर एक किसी के ऊपर पर्यावरण लिखा हुआ है तो उसमें समझ जाना आपके पास क्या है, एयरमेल वाले आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह से जो भी निर्देश होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ATM ऑफ डिपार्टमेंट इनोग्रेटेड एट, विभाग का पहला ATM जो था वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, चेन्नई में किया गया था। आगे आपके पास पेपर पोस्टेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, पेपर पोस्टेज को भारत में कब पेश किया गया, 1852 में, 1852 में किया गया। आगे आपके पास पिन कोड सिस्टम, पिन कोड सिस्टम, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, बहुत ही आसान है और बार बार पूछी भी जाती है। पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम की कब शुरुआत हुई भारत में, 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को हुई। KYC फुल फॉर्म, KYC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप KYC फॉर्म भरते हैं पोस्ट ऑफिस में जब भी अकाउंट खोला जाता है तो उसकी फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, ठीक है। अब जब फुल फॉर्म पूछी जाती है सामने दिया होगा नो योर क्लाइंट, नोन योर क्लाइंट, नोन योर कस्टमर, इस तरह से दी जाती है, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जुड़वा भाइयों की तरह। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, नो योर कस्टमर इसकी फुल फॉर्म है, स्पेलिंग भी साथ में ही देख लेना। UPU वाज एज फाउंडेड इन, UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी फुल फॉर्म की, क्या इसकी स्थापना कब हुई, 9 अक्टूबर 1874, 1874 में हुई। डिपार्टमेंट एज हाउ मैनी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, विभाग के टोटल कितने पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, टोटल कितने हैं, 6 हैं। आगे आपके पास पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाई, पोस्ट ऑफिस डाकघर पहचान पत्र किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी कुछ को कन्फ्यूजन है कि सब ऑफिस के द्वारा भी किए जाते हैं, तो ध्यान रखना कि सब ऑफिस आपके आइडेंटिटी कार्ड्स को कभी इशू नहीं करता है, लेकिन अगर किसी को आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो वो उस चीज़ के लिए अप्लाई आपके सब ऑफिस से भी कर सकता है। सब ऑफिस में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, जो भी चाहिए पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए वो सारी वहां पे कंप्लीट करेगा। फिर सब ऑफिस जो भी उसकी एप्लीकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनको आगे भेजता है इंक्वायरी करने के बाद हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस से वो पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड इशू करके भेजा जाता है, सब ऑफिस फिर उसको वितरित करता है। तो ध्यान रखना हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही इनको इशू किया जाएगा, ऐसो इनको इशू नहीं करता है। वो वहां पे आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, इशू करने वाला हेड ऑफिस ही रहेगा। आगे है आपके पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्संस आर नॉर्मली डेल्ट एज, मृतक व्यक्ति को संबोधित लेखों को नॉर्मली कैसे ट्रीट किया जाता है, अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की तरह। अनक्लेम्ड क्या होते हैं, लावारिस जिनके ऊपर किसी का दावा ना हो, और ऐसे आर्टिकल्स का वितरण भी किया जा सकता है। मृतक व्यक्ति को वितरण कैसे करेंगे, उसके नज़दीकी रिश्तेदार कोई भी सगा संबंधी ऐसा है जिसने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। अभी उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या होना चाहिए, उसमें कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ें कंडीशंस एक बार पढ़ लेना। ऐसी स्थितियां होने पर, ठीक है, ऐसी सारी कंडीशंस पूरे होने पर ही उस आर्टिकल का वितरण किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। परमिशन फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज इशूड बाई, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए परमिशन कौन इशू करता है, सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट यानी कि हेड ऑफ डिवीजन जो होता है उसके द्वारा परमिशन जारी की जाती है बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए। APPU वाज एस्टैब्लिश्ड इन, APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना हमने कर लिया 1961 में हुई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था। अभी कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड में है। और भारत ने इसको 1973 में ज्वाइन किया, ये हमने कर लिया है।
वल्क वैग शुड नोट वे मोर देन, वल्क वैग जो होता है, थोक थैला जो होता है, मैक्सिमम कितने किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं? 30 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। अभी कुछ एक होते हैं ना जिनकी मैक्सिमम वेट लिमिट होती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी मिनिमम वेट लिमिट भी होती है, यानी कि वो कम से कम कितना होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपको 1 ही किलोग्राम का कोई सामान भेजना है, अब मिनिमम वेट लिमिट 5 किलोग्राम है जैसे वल्क बैग की होती है, तो मान लीजिए अभी आपके पास 1 किलोग्राम ही है भेजने का, तो क्या आप उसमें पत्थर डाल के तो भेजेंगे नहीं, तो उसमें क्या होता है जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो 5 किलोग्राम के ही लिए जाएंगे, ठीक है। चाहे आप उसको 1 किलोग्राम भेजें, 50 ग्राम भेजें, 10 ग्राम भेजें, वो आपकी मर्जी है, चार्जेस 5 किलोग्राम के लिए जाएंगे। ये यहाँ पे बोलने का मतलब होता है। तो जब भी मिनिमम वेट लिमिट की बात आ जाए तो ध्यान रखना, मिनिमम वेट लिमिट का मतलब यही होता है कि चार्जेस आपसे 5 किलोग्राम के ही लिए जाएंगे। अगर मिनिमम वेट लिमिट 5 केजी है, मतलब चार्जेस आपको 5 किलोग्राम के ही देने हैं, चाहे आप उसमें 10 ही ग्राम भेजो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। स्मॉल पैकेट शुड ऑर्डिनरली नोट वे मोर देन, स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 2 kg, 2 किलोग्राम हो सकता है। स्मॉल पैकेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉरेन पोस्ट में यूज़ किया जाता है, इंग्लैंड में नहीं किया जाता है। आगे आपके पास है एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन, एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? ये हमने कर लिया, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉमिनल रोल ऑफ क्लैरिकल स्टाफ इज मेंटेन्ड इज, तो जो नॉमिनल रोल होता है क्लैरिकल स्टाफ का, कौन से फोरम के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है, रख रखाव कैसे किया जाता है? MS-12 के ऊपर किया जाता है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, इस पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका का संरक्षण रखने का जो समय है, अवधि है, वो कितनी है? 3 वर्ष है। प्रिजर्वेशन पीरियड 3 ईयर्स है। मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड इस, इनलैंड लेटर कार्ड अंतर्देशीय पत्र कार्ड की अधिकतम वजन सीमा कितनी है? 5 ग्राम है। किलोग्राम मत कर देना, सिर्फ 5 ग्राम है। आगे आपके पास कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड पार्सल बुकड इन इंडिया फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट इज, तो हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था। कंपनसेशन तभी दी जाती है जब क्या हो जाता है? आर्टिकल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो कंपनसेशन आपको अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल का देना हो 30 SGR मिलता है, लेकिन वहीं अगर आपका रजिस्टर्ड पार्सल होता तब कितना दिया जाता? अप टू 40 SGR, 40 SGR दिए जाते, या फिर 4.50 SGR पर kg के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच लेटर कैन बी इंश्योर्ड इन फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक में किसी भी लेख को अधिकतम किस सीमा तक इंश्योर किया जा सकता है? 10,000 रुपये तक किसी भी लेख का बीमा किया जा सकता है फॉरेन पोस्ट में। अभी इंग्लैंड में ज़्यादा लिमिट है, फॉरेन पोस्ट में सिर्फ 10,000 है। मेल मोटर सर्विस MMS, मेल मोटर सर्विस MMC, मास मेलिंग सेंटर, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, सिर्फ S और C का फर्क है। सर्विस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो कब ये आपकी एग्जिस्टेंस में आई, कब अस्तित्व में आई? अक्टूबर 1854 में आई। आगे आपके पास व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन, हमने कर लिया, 1973 में किया है। आगे आपके पास फॉरेन आर्टिकल विच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीडायरेक्शन इन इंडिया बाय एयर, तो इसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़िए, जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे आपके प्रथम श्रेणी के आर्टिकल्स होते हैं इंग्लैंड में, कौन कौन से? लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इंग्लैंड लेटर कार्ड्स। वैसे ही क्या होता है फॉरेन पोस्ट में भी आपके प्रथम श्रेणी के आर्टिकल्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड्स। तो जब भी ये भारत में आएंगे वितरण के लिए, भारत के भीतर अगर इनकी रीडायरेक्शन करनी है तो इनको बाय एयर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी जितने भी प्रकार के हैं, स्मॉल पैकेट है, पार्सल है, बाकी जो भी होंगे उनके लिए रीडायरेक्शन चार्जेस आपके लिए जाएंगे, लेकिन लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड के लिए नहीं लिए जाएंगे। आगे आपके पास इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल द इंडिकेशन परावन डिनोट्स, तो पहले हमारे पास क्या आई थी? सियोग्राम आई थी, अभी क्या है आपके पास आ गई है? परावन। परावन का क्या मतलब होता है? बाय एयर मेल। आगे आपके पास आइटम्स इन अ पैक विच शुड बी लेबल्ड ग्रीन, एक पैक में आपके पास कोई भी सामान आप भेज रहे हैं जिसके बाहर ग्रीन लेबल लगा हुआ है, तो क्या होगा? उसके अंदर मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। अर्जेंट मेडिसिन के मामले में ऐसा होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, बैकग्राउंड उसका कलर लाइट ग्रीन होता है, उसमें एक सिंबल बना होता है, मेडिसिन अर्जेंट उसके ऊपर लिखा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उसको कहाँ पे चिपकाया जाता है? ठीक है, उसको जो भी मेडिसिन वाले होते हैं, अर्जेंट मेडिसिन वाले होते हैं पैकेट वगैरह, उनके बाहर चिपकाया जाता है कि इसमें आपकी अर्जेंट मेडिसिन है, जरूरी दवाइयाँ हैं। आगे आपके पास बटार पोस्टेज चार्जेस फॉर एरोग्राम, एरोग्राम के लिए पोस्टेज चार्जेस क्या लिए जाते हैं? 15 रुपीज़ लिए जाते हैं, 15 रुपये लिए जाते हैं। इफ अ फॉरेन पार्सल इज एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट फ्रॉम विच डे वेयर हाउसिंग चार्जेस बिलीव्ड, अगर किसी भी फॉरेन पार्सल को एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल की तरह संबोधित किया गया हो तो कौन से दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे? दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कौन से दिन के बाद आपके चार्जेस ये लगने शुरू हो जाएंगे, कई बार पूछा जाता है कौन से दिन से लगने शुरू हो जाएंगे, दोनों में फर्क है, तभी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। कई जगह पे 7 दिन लिखा होता है, कई जगह पे 8 दिन लिखा होता है।
तो 8 दिन अगर आपका तब सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन से दिन से माल गोदाम प्रभार बेयरहाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, तब आएगा 8th डे से। अगर पूछा जाए कौन से दिन के बाद से लगने शुरू हो जाएंगे, तब आएगा 7th डे के बाद, यानी कि 7वें दिन के बाद। ऑब्वियसली आपका 8वां दिन आएगा तो 7वें दिन के बाद से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इज ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। अब ये क्या चीज़ बोली गई है, आपके जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, आप उनको फॉरेन कंट्रीज के लिए पत्राचार भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। इन तीनों देश के लिए कर सकते हैं, बाकी किसी भी देश के लिए आप करते हैं इनसफिशिएंटली पेड लेटर माना जाएगा। ये तीनों के तीनों देश अच्छे से याद रखना। पूछा जाता है कि इनलैंड लेटर कार्ड का यूज़ आप कौन सी कंट्रीज को कम्युनिकेशन करने के लिए भेज सकते हैं, तो ये आ जाएंगे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को भेजा जा सकता है। आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट प्रिंटेड पेपर रेट इन फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट में, विदेशी डाक में कौन कौन से आर्टिकल्स को प्रिंटेड पेपर्स के रेट के ऊपर नहीं भेजा जा सकता है। आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है आप फिर से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जाके अच्छे से इनको एक बार चेक कर लेना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आपके पास विच इंडिकेशंस आर परमिटेड ऑन कंटेंट्स ऑफ स्मॉल पैकेट इन फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट में जो स्मॉल पैकेट के अंदर आप कोई भी सामान भेजते हैं, कोई भी कंटेंट भेजते हैं, कोई भी सामग्री भेजते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशंस उसके ऊपर लिखी जा सकती हैं। क्योंकि अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह नहीं लिख के भेज सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की आपको हमेशा अनुमति होती है जो आप लिख सकते हैं। और वो क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर प्लस एड्रेसिव विद इंडिकेशंस। सबसे पहले उस पर सेंडर जो भी प्रेषक है, जो भी प्राप्त करता है, उसका एड्रेस हो सकता है विद इंडिकेशंस, निर्देशों सहित। उसके बाद ट्रेड मार्क्स हो सकते हैं, शॉर्ट नोट रेफरिंग टू मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, सोर्स ऑफ गुड्स। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और सीरियल नंबर हो सकता है, जो भी सामान आप भेज सकते हैं, भेज रहे हैं। प्राइस हो सकता है, वेट पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, वॉल्यूम, साइज, क्वांटिटी, नेसेसरी पर्टिकुलर्स। ये सारी चीज़ों की हमेशा आपको अनुमति होती है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं इस चीज़ के बारे में। Post office is not liable for the loss of a registered article if sender not make an inquiry within। तो पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा अगर आपका कोई भी पंजीकृत लेख था और आप उसके बारे में कितने समय के भीतर नहीं बताते हैं, पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के समय के भीतर आप नहीं बताते हैं, आप इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस किसी भी पंजीकृत लेख के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी जिम्मेदारी उसकी नहीं रहेगी। बट इस प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, जो नॉमिनल रोल होता है इसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेनेवर वाउचर इज वांटिंग। वाउचर क्या होता है, जब भी आप एसबी में डिपॉजिट करते हैं, एसबी विड्रॉल करते हैं, तो एक फॉर्म भरा जाता है जिसे वाउचर कहा जाता है। तो जब भी एक वाउचर की ज़रूरत होती है, अभी ऐसे तो नहीं होती है, जब भी आपने काम किया है, मान लीजिए आपने उसको अकाउंट ऑफिस को भेज दिया, लेकिन वाउचर भेजना आप भूल गए हैं, तो ये रिमार्क शुड बी रिटन बाई सब अकाउंट असिस्टेंट ऑन डेली अकाउंट। तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट होता है डेली अकाउंट के ऊपर वो एक रिमार्क लिखता है और इस इरेगुलरिटी को, इस अनियमितता को एरर बुक में साथ में नोट करता है कि ये वाला वोचर जो है नहीं आया और उसने रिमार्क लिखा है उसको वापस मंगवाने के लिए। अगला है आपके पास, इफ द रेगुलर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन इज इनएडिक्वेट फॉर द कैरिज ऑफ ऑल मेल्स हु इज ऑथराइज्ड फॉर सच एक्स्ट्रा अकोमोडेशन। अब क्या होता है कि मान लीजिए ट्रेन या व्हीकल में एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए। एक्स्ट्रा अकोमोडेशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो जगह प्रोवाइड करवाई गई है और डाक को कैरी करने के लिए सफिशेंट नहीं है, इनएडिक्वेट है, यानी कि वो कम है, उसमें डाक अच्छे से नहीं आ पा रही है, एक्स्ट्रा अकोमोडेशन चाहिए, एक्स्ट्रा जगह चाहिए। ऐसी स्थिति में कौन ऑथराइज कर सकता है, अधिकृत कर सकता है? मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड इंचार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग का इंचार्ज जो भी होगा, चाहे मेल एजेंट हो चाहे मेल गार्ड, वो इस चीज़ के लिए अधिकृत कर सकता है। If the holder loses his metal token, he must immediately report the fact to the। अगर जो मेटल टोकन होल्डर कौन होते हैं, जिनको ड्यूटी के समय यात्रा करनी होती है या फिर रेलवे स्टेशन पर जाना होता है, उनको अपना राइट शो करना होता है कि हमें यहाँ पे रहने का अधिकार है, तो उनके पास क्या होते हैं, मेटल टोकन्स होते हैं। अब ये मेटल टोकन गुम हो जाए तो इस चीज़ की रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड ऑफिसर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। फॉर्म M42, फॉर्म M43 क्या होते हैं? अगर M42 की बात करें, मेल
एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग का डाक सार्य होता है, M42 के ऊपर बनाया जाता है। M43 के ऊपर कौन सा बनाया जाता है, डाक कार्यालय का जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है ये M43 फोरम के ऊपर बनाया जाता है। आगे आपके पास हाउ टू ट्रीट आर्टिकल्स एड्रेस्ड इन इंडियन लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रोड, फॉरेन कंट्री के लिए आपने आर्टिकल को भेजना है, पता उसके ऊपर इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भारतीय भाषा में लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश शुड बी एडेड, तब उसमें आपको क्या कर देना है, इंग्लिश में उसके विवरण जो है वो नोट डाउन साथ में कर देने हैं, यानी कि उसको आपने ट्रांसक्रिप्ट करके इंग्लिश में भी साथ में लिख देना है। आगे आपके पास हाउ टू डील विद अ कस्टमर अपेयरिंग इन पोस्ट ऑफिस फॉर रिफंड द वैल्यू ऑफ द अनयूज्ड आइटम ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ये क्वेश्चन है कि कोई भी ग्राहक अगर अनयूज्ड आइटम्स, अब मान लीजिए वो खरीद के लेके जाता है, पहले एनवलप लेके जाता है, पोस्टल स्टैम्प लेके चला जाता है, अब वो यूज़ नहीं कर पाता है, वापस उनको लाता है, जो भी अनयूज्ड आइटम्स जिनका यूज़ वो नहीं कर पाया है वो वापस लाता है पोस्ट ऑफिस में रिफंड के लिए, तो नॉर्मली रिफंड नोट अलाउड, ठीक है, रिफंड जो है वो अलो नहीं है, जो भी आइटम्स एक बार बेच दी पोस्ट ऑफिस ने वापस उसको नहीं लेगा और ना ही उस चीज़ के बारे में कोई रिफंड मिलेगा। सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज अवेलेबल एट, सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर उपलब्ध होती है, तो जितने भी डाकघर होते हैं सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है, चाहे वो एसओ है, बीओ है, एचओ है, सभी में रहेगी, आप भी देख सकते हैं आपके बीओ या एसओ में भी होगी। मोबाइल बैंकिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन, मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कब की गई, 15 अक्टूबर 2019 को की गई। CTMO स्टैंड्स फॉर, CTMO की क्या फुल फॉर्म है, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अभी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की तो नहीं है, आप इसको कह सकते हैं वॉल्यूम 5 में भी आती है, लेकिन अभी वॉल्यूम 5 हम करेंगे नहीं पीए के लिए, तो ये आपके वॉल्यूम 6 या पता नहीं 7 में कहीं पे आती है ये, तो ये कर लेना। आगे आपके पास पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ फॉरेन आर्टिकल आल्सो पार्सल एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टोरेंट फॉर BP इज, VP लेख के रूप में संबोधित पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल को, कोई भी आर्टिकल है और कैसा है, फॉरेन आर्टिकल है, विदेशी लेख है, ठीक है, पार्सल से ही, तब पार्सल भी साथ में ही बोला गया, तो कितने समय के लिए उसको डिटेन करके रखा जा सकता है, रोक के रखा जा सकता है, 7 दिनों तक रोक के रखा जा सकता है। अगर VP आर्टिकल, अभी 2 ही श्रेणियां बनती हैं पोस्ट रेस्टोरेंट के रूप में, जब भी आप लेखों को भेजते हैं, या तो BP लेख होगा या फिर दूसरे बाकी सभी लेखों को एक श्रेणी में रखा जाएगा और VP लेख को दूसरी श्रेणी में। अगर तो VP लेख है सिर्फ 7 दिन तक रोक के रखा जाएगा, बाकी जितने भी लेख होंगे उनको 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। अब इसी में एक 3 महीने भी आते हैं। अब ये 3 महीने क्या चीज़ होती है, जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, क्योंकि आपके पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल्स को कौन यूज़ कर सकता है, जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं या यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, वो 3 महीने से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेख 1 महीने तक ही रहेंगे, अगर VP है तो 7 दिन तक ही रहेंगे, तो 7 दिन, 1 महीना, 3 महीने, इन तीनों के बारे में भी कंफ्यूज मत होना पोस्ट रेस्टोरेंट में। ऑल इंडिया मेल सर्विस कैरिड आउट इन मंथ ऑफ, ऑल इंडिया मेल सर्वे जो होता है कौन से महीने में किया जाता है, इन मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर मंथ के महीने में किया जाता है। अभी हमने क्या किया था, लाइव मेल सर्वे किया था, कौन से मंथ में किया जाता है, एवरी मंथ किया जाता है, हर महीने किया जाता है। आगे आपके पास लिमिट ऑफ डिटेंशन आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इनलैंड एंड फॉरेन आर्टिकल्स, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ क्या है इसमें कि अगर तो आपके पास कोई भी फॉरेन आर्टिकल है, कोई फिनलैंड आर्टिकल है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में वो डैमेज्ड कंडीशन में प्राप्त होता है, तब क्या किया जाता है, जो भी इंचार्ज होगा उस डाकघर का, वो एड्रेसी को एक नोटिस भेजता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप पोस्ट ऑफिस में आके अपने आर्टिकल का वितरण ले लें। तो इसमें समय दिया जाता है, अब इनलैंड के लिए अलग है, फॉरेन के लिए अलग है। अगर तो इनलैंड आर्टिकल था तो 7 दिन का समय उसको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में आने के लिए, और अगर फॉरेन आर्टिकल है तो 15 दिन का समय उसको दिया जाता है अपने लेख का वितरण लेने के लिए। इंटरनेशनल पार्सल कंपनसेशन ये हमने कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए क्या कंपनसेशन मिलती है। एशियन ओशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट एशियन ओशियन पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में, ठीक है, इन फिलीपींस में है। आगे आपके पास मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ स्मॉल पैकेट, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल पैकेट के बारे में है कि स्मॉल पैकेट की जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो कितनी है, 2 kg हमने कर लिया। स्मॉल पैकेट अप टू 500 ग्राम्स, नो डिलीवरी चार्जेस, अगर आपका स्मॉल पैकेट सिर्फ
500 ग्राम से नीचे नीचे है तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। कौन से? डिलीवरी चार्जेस। हमने किया कि जो भी डेस्टिनेशन वाली एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो चार्जेस कलेक्ट करती है एड्रेस से, उनको क्या कहा जाता है? डिलीवरी चार्जेस कहा जाता है। लेकिन अगर ये चार्जेस आपके कौन से हैं? स्मॉल पैकेट के ऊपर है, और स्मॉल पैकेट जो है 500 ग्राम से नीचे है तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। स्मॉल पैकेट नोट कन्फर्मिंग कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है स्मॉल पैकेट की, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, साइज है, वेट है, ये सारी चीज़ों की अगर कोई भी कंडीशन वो फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। एंड चार्ज्ड विद डबल दी डेफिशिएंसी फॉर रेट एप्लीकेबल इन इनलैंड लेटर और पार्सल। अंतर्देशीय में जो भी आपके लेटर या पार्सल के ऊपर एप्लीकेबल चार्जेस होंगे उसी के हिसाब से दोगुने चार्जेस, कमी के दोगुने चार्जेस जो है उसके ऊपर लिए जाएंगे सेंडर से। एड्रेसी को तो वो जाएगा नहीं, सेंडर को वापस किया जाएगा तो सेंडर से ही लिए जाएंगे। पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशंस फॉर फॉरेन कंट्रीज फॉर मैरिज एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज। तो मान लीजिए आपका रिश्तेदार रहता है, आपकी शादी है, मैरिज का समय है और रिश्तेदार आपका रहता है फॉरेन कंट्री में, आप क्या भेज रहे हैं? इन्विटेशन भेज रहे हैं, आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? प्रिंटेड पेपर उसको माना जाएगा। भूलना मत, आपकी शादी की बात है। आगे आपके पास दी वर्ड पोस्टेज पेड एंड पोर्ट पे शुड बी एनक्लोज्ड बाय अ थिक बॉर्डर मेजरिंग एट लीस्ट। पोस्टेज पेड, पोर्ट पे ही हमने न्यूज़पेपर के बारे में किया था, वहाँ पे एक आपका आया था, एक बॉक्स मैंने बनाया था जिसमें आपका पोस्टेज पेड पोर्ट पे ये लिखा हुआ था। उसकी डायमेंशंस मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं उस बॉर्डर की? 20 मिलीमीटर बाई 15 मिलीमीटर हो सकती हैं। आगे आपके पास बट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ वल्क वैक्स सिस्टम। वल्क वैक्स सिस्टम जो है इसके साइलेंट फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या है? प्रिंटेड पेपर्स फॉर सेम एड्रेस एट सेम एड्रेस में बी इंसर्टेड इन वन और मोर स्पेशल बैग्स। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है? एक या एक से ज़्यादा विशेष थैलों में प्रिंटेड पेपर्स को डाला जा सकता है जो कि सेम एड्रेस के ऊपर सेम एड्रेसी के लिए, सेम एड्रेसी यानी कि सेम आपके एक ही प्राप्तकर्ता के लिए होंगे। और इसका जो बैग वेट है, ईच बैग वेट नोट लेस देन 5 kg, 5 kg से कम नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या बोला था? अभी मान लीजिए 1 ही किलोग्राम आपके पास भेजने के लिए, तो क्या आप उसमें ईंटें थोड़ी डाल के भेजोगे, पत्थर थोड़ी डालोगे? तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके जो चार्जेस लिए जाएंगे वो 5 किलोग्राम वाले ही लिए जाएंगे। ठीक है, आप चाहे आधा किलो ही भेजो, 5 किलोग्राम के चार्जेस लगेंगे। और बैग वेट जो है वो 30 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बैग शैल वी legibly addressed with rectangular label not smaller than 90 by 140 मिलीमीटर tied round the neck। और उसके बाद क्या है? बैग को एक रेक्टेंगुलर लेवल के साथ बांधा जाना चाहिए जिसका जो आयाम कह सकते हैं, जिसकी जो डायमेंशंस है वो 90 by 140 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जिसको जो भी नेक होती है, नेक अब क्या चीज़ हो जाएगी? अब उसकी गर्दन तो क्या होगी? जहाँ पे उसको बांधा जाता है, ठीक है, जहाँ से रस्सी से उसको बांधा जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी? नेक हो जाएगी। तो उसी की जहाँ पे उसको बांध रहे हैं, जहाँ से बांधा जाएगा वहीं पे साथ में लेवल लगाना है जिसके ऊपर सेंडर और एड्रेसी का नेम होगा, सेंडर का, और एड्रेस होगा उसका, वेट ऑफ बैग विद कंटेंट्स, क्या सामग्री है और वेट कितना है बैग का, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। वल्क बैग में भी सेंट आइदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मैं पूछ लूँ आपसे कि क्या वल्क बैग को इंश्योर्ड करवा के भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। या तो पंजीकृत करवाएंगे या फिर बिना पंजीकरण के भेजा जाएगा, दोनों ही कंडीशंस होंगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। या रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। आगे आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड करेंसी नोट्स एंड नोट्स आर परमिटेड ओनली अंडर द लाइसेंस फ्रॉम। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास सोना बहुत ज़्यादा है, करेंसी नोट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उनका आयात निर्यात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा दिया जाएगा। इंश्योर्ड वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन इंडियन करेंसी। कोई भी आपका इंश्योर्ड आर्टिकल है जिसकी इंश्योरेंस वैल्यू को इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस किया गया है, उसको पार्सल के ऊपर स्याही में रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स के साथ लिखना चाहिए। और कहाँ पे लिखना चाहिए? एड्रेस साइड। जब भी एड्रेस साइड की बात करें, आपने समझ जाना कौन सी साइड होगी। जिस साइड प्राप्तकर्ता का एड्रेसी का एड्रेस लिखा हुआ है उसको कहते हैं एड्रेस साइड। सेंडर का एड्रेस पीछे लिखा हो, आगे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे एड्रेसी का सेंडर दिख जाए वही उसकी एड्रेस साइड हो जाएगी। तो एड्रेस साइड में रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में उसको लिख देना है। वो कहाँ पे? टॉप के ऊपर लिखना है।
आगे आपके पास बट अमाउंट ऑफ सेकंड कमीशन शैल बी चार्ज्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर और फॉर अल्टरेशन द एड्रेस ऑफ द पेई। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पहली बात आपको जो पेई है, पेई क्या होता है मनी ऑर्डर का जो प्राप्त करता है, जो एड्रेसी है, अगर तो आपको उसका नाम चेंज करना है, जो आपने पहले लिखा था उसको चेंज करना चाहते हैं, तब आपसे सेकंड कमीशन लिया जाएगा इक्वल टू फर्स्ट कमीशन। दूसरी कंडीशन आती है ऑफिस ऑफ पेमेंट भुगतान का कार्यालय या फिर एड्रेस चेंज करना है एड्रेसी का, तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेसी का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका एड्रेस चेंज कर रहे हैं ऐसी स्थिति में। और दूसरा कैंसिल आप उसको करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं उसको कैंसिल करके पैसे जो आपको ही मिल जाएं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सेकंड कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा, नो सेकंड कमीशन शैल बी चार्ज्ड। आगे आपके पास क्लेमिंग ऑफ ड्रॉबैक ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर, ड्रॉबैक ड्यूटी के लिए क्लेम करना है, ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 में आता है। बीच सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। अब सरकार को यहाँ पे कौन सा सेक्शन ऑथराइज करता है, एम्पावर करता है कि वो कुछ एक सामान के इंपोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर वो क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, तो ये सेक्शन 11 में आता है, ठीक है। इसमें आपको गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो कुछ एक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। IPPV हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे ऑन, तो IPPV ने आपकी डिजिटल जो पेमेंट एप्लीकेशन है डाक पे, इसको कब लॉन्च किया गया, 15 दिसंबर 2020 को किया है, तो ये हमने कर रहे हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे। आगे आपके पास विच फॉरम इज बीइंग यूज्ड फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं, कौन से अकाउंट फॉरम का यूज़ किया जाता है, SB7B का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बट अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिपॉजिटर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ प्लेजिंग ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने भी अकाउंट या सर्टिफिकेट क्या होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, उनको कोई प्लेज करवाना चाहता है तो कितने चार्जेस लिए जाएंगे, डिपॉजिटर से, जमाकर्ता से 100 रुपीज़ प्लस GST ली जाएगी। और अगर अकाउंट ट्रांसफ़र करना है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, तब भी आपसे 100 प्लस GST जो है ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ, तो जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, जितने भी आपके लेटर मेल के आर्टिकल्स के पोस्टेज ड्यू चार्जेस होते हैं, उनका जो डिपॉजिट अकाउंट होता है कौन से फॉर्म के ऊपर उसको मेंटेन किया जाता है, ACG 45 के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। इसे अनपेड पोस्टेज अकाउंट भी कहा जाता है। आगे आपके पास डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस में बी डिस्पोज्ड बाय फॉलोइंग बेस। अगर किसी भी, अब देखिए जितने भी सब ऑफिस होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उससे अधिक अगर उनके पास धन प्रेषण है तो ऐसी स्थिति में उसका निपटान कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है बाय रिमिटांस टू दी ट्रेजरी और बैंक इन दी केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी। सबसे पहले वो खजाने में जमा कर सकता है या बैंक में जमा कर सकता है अगर जो आपका सब ऑफिस है उप डाकघर ट्रेजरी स्टेशन के ऊपर स्थित है। दूसरा बाय रिमिटांस टू अनदर, ऐसे दूसरे सब ऑफिस को वो भेज सकता है, धन प्रेषण दे सकता है। तीसरा किसके द्वारा किया जा सकता है, HO को भेजा जा सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये कर लेने अच्छे से। आगे आपके पास पार्सल रिलेटिंग टू दी पोस्टल सर्विस आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दी पोस्टल चार्जेस इफ एक्सचेंज्ड बिटवीन। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी जगहों के बीच में पार्सल को एक्सचेंज करने पर आपको पोस्टल सर्विस में जो भी चार्जेस होंगे उनमें आपको छूट मिलेगी। पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक्सचेंज होता है कोई पार्सल तो आपको डाक चार्जेस में छूट मिलती है। पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूरो के बीच में होने पर भी मिलती है। पोस्ट ऑफिस और मेंबर कंट्रीज़ के बीच में करते हैं तब भी होती है। पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में करने पर भी आपको पोस्टल सर्विस में जो भी चार्जेस होते हैं उनमें छूट मिल जाती है। अगला है आपके पास अनरजिस्टर्ड कोरस्पोंडेंस इन बंडल और बैग्स लेवल्ड इनवॉइस नॉन डिस्ट्रीब्यूएबल received from abroad must be examined and those do not have the name and address of the sender should be sent to कलकत्ता RLO if received from। अब यहाँ पे कोई भी मान लीजिए फॉरेन कंट्री से बंडल है या बैग है, रिसीव होता है जिसके ऊपर ये वाला लेबल लगा हुआ है इनवॉइस नॉन डिस्ट्रीब्यूएबल, और जब वो प्राप्त होते हैं अगर उनके ऊपर प्रेषक का सेंडर का नाम या एड्रेस नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको कलकत्ता RLO को भेजा जाएगा। अगर वो कौन से देश से प्राप्त हो, लाओस से प्राप्त होने पर उनको कलकत्ता RLO को भेजा जाता है। अगला है आपके पास बट आर दी डॉक्यूमेंट्स टू बी फॉरवर्डेड टू दी अकाउंट ऑफिसर
पोस्टल डायरेक्टोरेट फॉर अरेंजिंग रिवर्समेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड फ्रॉम द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। देखिए, जब भी आपको कंपनसेशन चाहिए होती है, अब मान लीजिए आपका आर्टिकल कहाँ पे गुम हुआ है, फॉरेन कंट्री में गुम हुआ है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन देने वाले हैं वो कौन है, फॉरेन कंट्री देगी। तो उसमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, किसको, अकाउंट ऑफिसर को, पोस्टल डायरेक्टोरेट को, जो भी होगा उसको भेजे जाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे जाने हैं, सबसे पहले कॉपी ऑफ लेटर फ्रॉम फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्टिंग लाइबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज टू द आर्टिकल इन देयर सर्विस। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, एक लेटर भेजेंगे उनको ने जिसमें एक्सेप्ट किया होगा कि उनका जो लॉस है, ठीक है, सेंडर का जो भी लॉस हुआ है वो उनके वहाँ पे हुआ है, ठीक है, उनकी सर्विस के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद ये दूसरे वाले हैं, और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एंडोर्समेंट मेड ऑन दी रिक्लेमिनेशन इटसेल्फ बाय फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद कॉपी ऑफ सैंक्शन मेमो इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल कंसर्न, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू दी सेंडर एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो आप भेजी जानी है, एक बार पढ़ लेना इनको भी। आगे आपके पास विच रिकॉर्ड में नोट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द हेड ऑफ सर्कल। हेड ऑफ सर्कल की विशेष अनुमति के बिना कौन कौन से रिकॉर्डों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑर्डर बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड कार्यालय की, अभिलेख कार्यालय की आदेश पुस्तिका को। नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स, उसके बाद टोकन होल्डर्स का जो नॉमिनल रोल होता है उसको। वर्क पेपर्स, कोरस्पोंडेंस, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग विच इंक्वायरी इज इन प्रोग्रेस और कनेक्टेड विद केसेस विच हैव नॉट बीन फुली डिसाइडेड। उसके बाद ऐसे कार्यपत्र, पत्राचार, दस्तावेज जो जिनके संबंध में कोई भी इंक्वायरी चल रही है या फिर वो ऐसे केसेस से संबंध है जिनके बारे में अभी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी वो केस जो है वो क्लोज नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इन सभी को हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा। द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन दी पोजेशन ऑफ। बीमा मोहर जो होती है हमेशा किसकी अभिरक्षा में रहती है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक की अभिरक्षा में रहती है। आगे आपके पास बीच अमंग दी फॉलोइंग लोकेशंस आरबीआई इज मैनेजिंग ईसीएस फैसिलिटी। ईसीएस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ये होती है जिसमें क्या होता है आपके जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह पे किए जाते हैं, तो एक सिंगल यूज़र से जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स के यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट रेट जा रहा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सिंगल यूज़र सोर्स है, एक जगह से जाएगा, बहुत सारे कस्टमर्स के अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। यानी कि एक जगह से कोई ट्रांजैक्शन चलती है और बहुत सारे जगहों पे वो जाके डिपॉजिट होती है। तो ये कहाँ पे आपके, एक तो 15 आरबीआई लोकेशंस के ऊपर ये स्थित है और दूसरा आपकी कितनी 21 एसबीआई लोकेशंस के ऊपर स्थित है। तो जो डिपार्टमेंट की है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईसीएस सर्विसेज अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एट 15 आरबीआई लोकेशंस एंड 21 एसबीआई लोकेशंस। तो ईसीएस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अवेलेबल है ये 15 आरबीआई लोकेशंस पे है और 21 एसबीआई लोकेशंस पे है। और ये जो चीज़ है आपकी आरबीआई लोकेशंस वाली ये पूछी जाती है, कौन कौन सी आरबीआई लोकेशंस हैं 15, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, उसके बाद आपका जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। तो इन सभी जगहों पे ये अवेलेबल रहेगी। आगे आपके पास लेटर पोस्ट नेटवर्क सर्विस आर अवेलेबल फॉर हाउ मैनी डेस्टिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब एंड कवर ऑल मेजर डेस्टिनेशंस। तो लेटर पोस्ट नेटवर्क कितने देशों में फैला हुआ है, 213, ठीक है, 213 देशों में ये फैला हुआ है। आगे आपके पास इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर दी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमजेजे। भाई ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में दे दूंगा आपको, तो ये आपको सारे देख लेने हैं एक बार, ठीक है, ये पूछे जाते हैं बार बार और अगर चेंज हुआ है तभी मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा क्लासेस में। आगे आपके पास नेम ऑफ पोस्ट टाउन ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड इज प्रिंटेड इन। बिजनेस रिप्लाई कार्ड के ऊपर जो पोस्ट टाउन लिखा जाएगा कैसे लिखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, इंग्लिश भाषा में लिखा होगा। इन ऑफिसेज वेयर देयर आर मोर देन 1 क्लर्क, ऐसे कार्यालय जहां पर एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं। एंड अटेंडेंस रजिस्टर विल बी मेंटेन, वहां पे एक हाजिरी रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है जो कि S37 के ऊपर बनता है। MS, कई बार MS लिखा होता है, कई बार अकेला S लिखा हुआ है, अलग अलग का अलग अलग है, ठीक है, या S37 के ऊपर बनेगा, कुछ का MS से शुरू होता है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना, इसको भूलना मत। आगे आपके पास एनुअल फी फॉर परमिट टू यूज़ बिजनेस रिप्लाई कार्ड। इस बिजनेस रिप्लाई कार्ड को यूज़ करने का जो एनुअल परमिट है उसके लिए फ़ीस कितनी है, एनुअल कितनी फ़ीस है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपको परमिट चाहिए एनुअल वार्षिक के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन मेंटेन्ड इन फोरम, जो प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक होती है, कौन से फोरम के ऊपर इसको बनाया जाता है, M52 फोरम के ऊपर इसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा M52।
आगे आपके पास ब्रांच ऑफिस बैग फ्रॉम अकाउंट ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस शुड कंटेन बीओ स्लिप एंड ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स विद लिस्ट वेयर प्रेस्क्राइब्ड। तो ये क्या होता है, अब देखिए जब भी आप बीओ बैग भेजते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि बीओ स्लिप होगी या बीओ अकाउंट होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप बीओ में काम कर रहे हैं तब आपने देखा होगा आप क्या बनाते हैं, आप डेली अकाउंट बनाते हैं और डेली अकाउंट आप भेजते हैं अकाउंट ऑफिस को, ठीक है। आपका वो एसओ भी हो सकता है, एचओ भी हो सकता है, अकाउंट ऑफिस में भी एचओ में भी एसओ। तो आप क्या करते हैं, बीओ में बनाते हैं डेली अकाउंट, फिर आप अकाउंट ऑफिस को भेजते हैं, और जब अकाउंट ऑफिस आपको भेजेगा तो वो क्या भेजता है, आपको बीओ स्लिप भेजता है। तो यहीं पे वही चीज़ बोली गई है, जब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे बीओ बैग जो है वो आपका अकाउंट ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को भेजा जाएगा, तब क्या होगा उसमें बीओ स्लिप रहेगी एंड ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स विद लिस्ट वेयर प्रेस्क्राइब्ड। और इसमें जितने भी अकाउंटेबल आर्टिकल्स होते हैं, जवाबदेह लेख होते हैं, वो साथ में रहेंगे विद लिस्ट। आगे आपके पास ऑल सर्कुलर्स इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी के द्वारा जितने भी परिपत्र इशू किए जाते हैं कितने समय के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के बाद। लेकिन ये 3 वर्ष कब से गिने जाएंगे, काउंटेड फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। अब मान लीजिए इनको कब इशू किया गया, इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इस साल में 1 अप्रैल के बाद जो भी आपके परिपत्र इशू किए जाएंगे वो अप्रैल 2022 के बाद 3 साल गिने जाएंगे, उसके बाद उनको नष्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, भूलना नहीं है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सबमिट डेली रिपोर्ट ऑन फॉरम MS83। तो दैनिक रिपोर्ट जो होती है कौन से फोरम के ऊपर बनती है, MS83 के ऊपर बनती है, टू सुपरिटेंडेंट थ्रू रिकॉर्ड ऑफिसर। अब यहाँ पे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को सबमिट करता है, लेकिन वो खुद नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं देता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए दी जाती है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को देगा, रिकॉर्ड ऑफिसर आगे इसको सुपरिटेंडेंट तक पहुँचाता है। डेली रिपोर्ट कंटेन्स, अब जो दैनिक रिपोर्ट होती है इसमें होता क्या है, इरेगुलरिटीज नोटिस्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा नोटिस की जाने वाली जो भी अनियमितताएं होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स ऑफ द सेट। उसके बाद सेट के बाकी जो छंटाई सहायक होते हैं उनके द्वारा जो भी इरेगुलरिटीज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को रिपोर्ट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली रिपोर्ट में रहती हैं, और ये डेली रिपोर्ट ध्यान रखना रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू सुपरिटेंडेंट को दी जाती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। आगे है आपके पास ए sorting assistant who habitually missent articles, especially those that are clearly and legibly addressed, will be considered unfit for his post and will be liable to removal or deduction to a lower grade। कोई भी sorting assistant, अभी PASA का आप भी एग्जाम देंगे तो ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो क्या होगा, कोई भी आपका sorting assistant है उसको अब आदत हो गई है, वो गलत छंटाई करता है, आर्टिकल्स की छंटाई करके उनको गलत जगह पे भेज देता है। हालांकि वो उन आर्टिकल्स के ऊपर अगर क्लियरली साफ सुथरा और अच्छे से एड्रेस लिखा हुआ तब भी वो गलत भेज रहा है, तो उसको उसकी पोस्ट के लिए अनफिट माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, और क्या किया जाएगा, उसको रिमूव किया जा सकता है या फिर निचले ग्रेड पर उसको भेजा जा सकता है, यानी कि उसका जो भी पोस्ट है उससे उसको निचली पोस्ट पर लाया जाएगा। आगे है आपके पास रिसिप्ट ऑफ न्यू मेल और डिसकंटिन्यूस ऑफ मेल फ्रॉम अब्रॉड मस्ट बी रिपोर्टेड टू डायरेक्टोरेट इफ इट अकर्स विदाउट प्रायर नोटिस और इफ नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस और इंट्रोडक्शन इज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या हो रहा है, कोई भी आपकी नई डाक प्राप्त होती है या पुरानी डाक में डिसकंटिन्यूस हो जाती है, ठीक है, वो रुक जाती है कहीं पे, तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी ये जो नोटिस है, ये वाली सूचना डायरेक्ट आपको फॉरेन कंट्री से प्राप्त हो रही है, तो बिना किसी प्रायर नोटिस के, ठीक है, बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसा हो रहा है, तो ऐसी जो स्थिति है उसमें आपको डायरेक्टोरेट को इस चीज़ के बारे में बता देना है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो रही है, तब भी बताना है, अगर नई मेल प्राप्त होती है बिना किसी नोटिस के तब भी बता देना है। आगे है आपके पास ट्रायल नोट एज पर फॉरेन पोस्टल मैनुअल। एक होता है ट्रायल कार्ड, वो हम करते हैं वॉल्यूम 5 में, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायल नोट दिया हुआ है। तो ये क्या है, आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉरम C27 इन इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉरम होता है कौन सा, C27, और किसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल सर्विस में होता है। डिजाइंड टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट फॉर इंटरनेशनल मेल। तो मोस्ट फेवरेबल रूट कौन सा रहेगा इंटरनेशनल मेल के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड ए चेक ऑन देयर ट्रांसमिशन आइटम्स, जो भी ट्रांसमिट की जाती है उनके ऊपर एक चेक रखता है, मतलब कि उनके ऊपर निगरानी के किस्म की ये रखेगा।
अगला है आपके पास अनडिलीवरेबल मेल रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेशों से प्राप्त होने वाली मेल जो कि कैसी है, अनडिलीवरेबल, जिसका वितरण नहीं किया जा सकता है। इट इज रिटर्न्ड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर डिलीवर्ड टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू इफ एनी। तो इसे क्या किया जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस जगह से जिस देश से वो आर्टिकल आया उसी देश को उसे वापस भेज दिया जाएगा, ताकि प्रेषक से जो भी ड्यू चार्जेस हैं वो लेके उसका वितरण प्रेषक को किया जा सके। पोस्ट कार्ड्स अदर देन रजिस्टर्ड दैट डू नॉट बेयर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रीडायरेक्टेड। ऐसे पोस्ट कार्ड्स, सिवाय वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पंजीकृत नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी पोस्ट कार्ड होंगे जिनके ऊपर सेंडर का प्रेषक एड्रेस नहीं होगा उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। आगे आपके पास अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स अदर देन बुक्स ऑफ नो वैल्यू आर नॉट रिटर्न। उसके बाद जो भी अपंजीकृत प्रिंटेड पेपर्स होंगे, ठीक है, बुक्स को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है उनको वापस नहीं किया जाएगा। ऑल अनडिलीवरेबल मेल नॉट रिटर्न विदाउट रिक्वेस्ट फ्रॉम सेंडर। और उसके बाद कोई भी आपकी अवितरित मेल है उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा सेंडर की विशेष रिक्वेस्ट के बिना, ठीक है, सेंडर ने जब तक रिक्वेस्ट नहीं किया उस चीज़ के लिए उसको वापस नहीं किया जाएगा। आगे आपके पास एनिमैक्स विवेंट्स, हमने पहले थोड़ी देर पहले क्या किया, हमने पढ़ा पर एवन, उसका मतलब होता है बाई एयर मेल, हमने किया सियोग्राम जिसका मतलब होता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अभी यहाँ पे दिया हुआ है एनिमैक्स विवेंट्स, इसका क्या मतलब होता है, लिविंग एनिमल। अब लिविंग एनिमल में क्या है, जैसे उसमें मधुमक्खियाँ, लाइव वीज आप भेज सकते हैं, तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ भेजी जाएगी जो क्या जीवित जानवर है तो उसके बाहर क्या लिखा होगा, एनिमैक्स विवेंट्स लिखा होगा। आगे इस थोड़ा सा स्मॉल पैकेट के बारे में, इंटेंडेड टू एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय लेटर पोस्ट। लेटर पोस्ट के जरिए आप छोटी मात्रा में, कम संख्या में या कम मात्रा में कह सकते हैं, आप कोई भी भेजना चाहते हैं सामान, तो उसके ट्रांसमिशन के लिए क्या है आपके पास स्मॉल पैकेट है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है इसमें गिफ्ट आप भेज सकते हैं, आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू, ठीक है, कोई भी आपकी बेचने योग्य चीज़ है वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद सैम्पल्स ऑफ मर्चेंडीज, कोई भी सामान है उसके सैंपल आप भेज सकते हैं, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय दिस सर्विस। तो स्मॉल पैकेट के जरिए आप ये सारी चीज़ों को भेज सकते हैं। दे शुड नॉट कंटेन, इनमें क्या नहीं होना चाहिए, पोस्टेज स्टैम्प और फॉर्म ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए रीपेमेंट वाला, और ना ही इसमें पोस्टेज स्टैम्प्स होनी चाहिए, डाक टिकट होनी चाहिए। दे शुड नॉट बेयर इंस्क्रिप्शन, इनमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद क्या बोला गया, डॉक्यूमेंट्स इन नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद कोई भी आपके ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए जो इनमें पर्सनल आपका कोई भी या करंट, यानी कि जो भी आपका पर्सनल आपका अपना कोई भी इसमें पत्राचार नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सन अदर दैन दी एड्रेसी, एड्रेसी के सिवा कोई भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, एड्रेसी के लिए हो सकते हैं, बाकी कोई तीसरे व्यक्ति के लिए दस्तावेज यहाँ पे नहीं होने चाहिए। आगे आपके पास पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को संबोधित ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की जो भी कंडीशंस है अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो विल नॉट बी फॉरवर्डेड प्लस रिटर्न टू सेंडर, उनको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। चार्जेस ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज, और जब उसका वितरण किया जाएगा, वितरण किसको किया जाएगा, सेंडर को किया जाएगा, तो लेटर या पार्सल के ऊपर जो भी चार्जेस लगने हैं वो लिए जाएंगे एट इंटरनल पोस्टेज रेट विच एवर इज एप्लीकेबल, और ये कैसे होंगे, आंतरिक पोस्टेज रेट के हिसाब से लिए जाएंगे जो भी एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद आपके पास इंश्योर्ड पार्सल, फॉरेन पोस्ट में जो इंश्योर्ड पार्सल आते हैं, बीमित पार्सल आते हैं। अब कुछ एक पार्सल होते हैं जिनको सिर्फ फिनलैंड ट्रांजिट के लिए ही आप इंश्योर कर सकते हैं, कुछ को होल जर्नी के लिए किया जा सकता है। लिमिट ऑफ इंश्योरेंस डिफरेंट फॉर ईच कंट्री, प्रत्येक देश के लिए जो इंश्योरेंस की लिमिट रहेगी वो अलग रहेगी। मोर देन वन रूट टू ए कंट्री, आर्टिकल इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू रूट। अब एक देश के लिए मान लीजिए 2 रास्ते जाते हैं, तो जिस रास्ते से आर्टिकल आपका भेजा जा रहा है उसी के हिसाब से इंश्योरेंस आपकी की जाएगी, आपकी नहीं आर्टिकल की। उसके बाद है कॉइन्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, प्लेटिनम, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर, एक्सेप्ट फॉर ट्रांसमिशन बाय फॉरेन पोस्ट, तो इनको भी फॉरेन पोस्ट में भेजा जा सकता है ओनली आफ्टर इंश्योरेंस, केवल इंश्योरेंस करवाने के बाद। आप इंश्योरेंस करवा के इन सभी आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ की थी, आप कॉइन भेजना चाहते हैं, बैंक नोट, करेंसी नोट्स भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, करेंसी नोट और कॉइन लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, तो ये फिर से आ गया, अगर गोल्ड है, करेंसी नोट्स हैं या कॉइन्स है, इनका आप आयात या निर्यात करना चाहते हैं तो आपको आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस चाहिए।
ब्रांच ऑफिस कैन आल्सो इंश्योर आर्टिकल्स। अब ब्रांच ऑफिस में भी आप फॉरेन आर्टिकल्स को इंश्योर करवा सकते हैं। लिमिट आपकी सेम रहेगी, जैसे इंग्लैंड में रहती है 600 रुपीज़, वैसे यहाँ पे भी सेम है। इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल रीडायरेक्शन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रेश इंश्योरेंस फी पेएबल। अब कोई भी आपका फॉरेन पार्सल है, इंश्योर्ड है, अब एक देश से उसको दूसरे देश में रीडायरेक्ट करना है तो आपसे फ्रेश इंश्योरेंस फीस जो है वो ली जाएगी, आपको दोबारा से इंश्योरेंस फीस उसके लिए देनी पड़ेगी। एडवाइस ऑफ डिलीवरी ऑब्टेन फॉर इंश्योर्ड पार्सल एड्रेस्ड टू एनी कंट्री, तो ये अब यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, जहाँ पे एडवाइस ऑफ डिलीवरी क्या होती है, जैसे एक्नोलेजमेंट होती है सेम वैसी एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है फॉरेन पोस्ट में। किसी भी देश से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं सिवाय कनाडा के, कनाडा से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बाकी किसी भी देश से आप भेजना चाहते हैं तो इसमें आप प्राप्त इसको कर सकते हैं। एडवाइस ऑफ डिलीवरी नोट फ्री फॉर फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल्स, तो यहाँ पे ये क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि इंग्लैंड में जब भेजते हैं तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स के साथ आपकी जो एक्नोलेजमेंट होती है कोई चार्जेस उसके नहीं लिए जाते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। इंश्योर्ड आप आर्टिकल भेज रहे हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी साथ में चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ लेटर्स सेंड टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को भेजे जाने वाले पत्रों की शर्तों में उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगेगा, तो ये कौन से क्लोज में आता है, क्लोज नंबर 27 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में आता है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट अबाउट लेटर्स, पत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेटर नोट डॉक्यूमेंट्स हैविंग करंट और पर्सनल कोरस्पोंडेंस फॉर पर्सन अदर देन, यहाँ पे सेंडर नहीं एड्रेस ही आएगा, फैमिली मेंबर और बोनाफाइड गेस्ट, तो फैमिली मेंबर्स को, बोनाफाइड जो प्रमाणित रिश्तेदार होते हैं उनको छोड़कर और एड्रेसी को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए आपने कोई भी करंट या पर्सनल कोरस्पोंडेंस भेजा है तो आपके लेटर को सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। ईच सच डॉक्यूमेंट ट्रीटेड एज अनपेड लेटर, और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी दस्तावेज होंगे उनको क्या मानना जाएगा, अनपेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। चार्ज डबल दी पोस्टेज एट इनलैंड रेट्स, और अंतर्देशीय रेट जो भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से उसके ऊपर दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। आगे आपके पास इनवर्ड आर्टिकल्स इनफ्रिंगिंग दिस कंडीशन, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से भारत में आर्टिकल आ रहा है, लेटर आ रहा है और वो कंडीशंस का उल्लंघन करता है, डबल पोस्टेज एट इंटरनेशनल रेट्स विल बी चार्ज, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से दोगुने चार्जेस उसके ऊपर लिए जाएंगे। और इसकी हम बात करें मैक्सिमम नोट एक्सीड लेंथ प्लस विड्थ जो भी होती है प्लस डेप्थ, इन तीनों की जो मैक्सिमम है, जो जोड़ है वो 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी डायमेंशंस है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये रोल फॉर्म में है तो लेंथ प्लस ट्वाइस दी डायामीटर, लंबाई प्लस डायामीटर क्या होता है, व्यास, व्यास का दोगुना जो आपका 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन नोट एक्सीड, जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वो 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरफेस मेजरिंग ऑफ लेटर नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर, तो हम बड़ी जगह पे कर चुके हैं, ठीक है, बहुत जगह पे यही आपकी डायमेंशन आती है 90 बाई 140 मिलीमीटर। तो जो सरफेस मेजरिंग है लेटर की, ठीक है, उसकी जो सतह का माप है वो 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर रोल फॉर्म में है तो लेंथ प्लस ट्वाइस दी डायामीटर जो है वो 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वो 100 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। रिकमेंडेड दैट थिकनेस ऑफ लेटर लेस देन 5 मिलीमीटर, उसके बाद यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि जो लेटर है उसकी थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम वेट जो है वो 2 kg हो सकता है। ब्रीच मैक्सिमम वेट, अगर आप उसकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट है, मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी है 2 kg, अगर ये वाली कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो ये इसकी अनुमति है आपको, ठीक है, परमिशन है इस चीज़ की। चार्जेस ऑन वेस ऑफ एक्चुअल वेट कलेक्टेड, तो इसमें जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, जो आपके लेटर का एक्चुअल में वेट होगा, यानी कि आप 2 kg से ऊपर भी भेज सकते हैं। अगर वो 3 kg है तो 3 kg के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इनलैंड लेटर कार्ड नोट यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज, हमने कर लिया था। जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं इनका यूज़ आप फॉरेन कंट्रीज को, विदेशों को पत्राचार भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं, सिवाय भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के। इन तीनों देशों को भेजा जा सकता है, इनके सिवाय किसी और देश को नहीं भेजा जाएगा। इफ पोस्टेड ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, हमने कर लिया था कि अगर आप पोस्ट कर देते हैं तो इनको इनसफिशिएंटली पेड, आधे अधूरे भुगतान वाला पत्र माना जाएगा। आगे आपके पोस्ट कार्ड्स के बारे में,
हेडिंग पोस्ट कार्ड शुड शोन ऑन फ्रंट एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। जब भी आप पोस्ट कार्ड कोई भेज रहे हैं तो पोस्ट कार्ड वर्ड जो है आपके जो एड्रेस साइड होती है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है, वहां पे सामने ही लिखा होना चाहिए। दिस हेडिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पोस्ट कार्ड आप भेज रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए। लेकिन ये वाला पोस्ट कार्ड जो है, ये वाला हेडिंग आपका ऑब्लिगेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कौन सा आपका पोस्ट कार्ड है, पिक्चर पोस्ट कार्ड है, पिक्चर पोस्ट कार्ड के मामले में पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका रिप्लाई पोस्ट कार्ड नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट। अब रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस कौन कौन से देशों के लिए उपलब्ध है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, सिर्फ इन 3 देशों के लिए उपलब्ध है, बाकी किसी देश के लिए उपलब्ध नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड, जो निजी निर्मित आपके पोस्ट कार्ड होते हैं उनकी डायमेंशंस मिनिमम आपकी 105 बाई 146 मिलीमीटर और मैक्सिमम 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकती है। और यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट कार्ड होता है, अब इसमें कैसे एड्रेस लिखा जाता है, सबसे पहले यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड हाफ आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे राइट हैंड हाफ आ जाएगा, 2 हाफ इसके बना लीजिए आप, ठीक है, पोस्ट कार्ड के। यहाँ पे दूसरा जो हाफ है, ये वाला हाफ है प्लस बैक साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड हाफ प्लस बैक साइड जो भी होगी, ये किसके लिए होती है, सेंडर के लिए होती है, अपना एड्रेस लिखने के लिए, जो भी कम्युनिकेशन वो लिखना चाहता है, पत्राचार वो लिखना चाहता है उसके लिए होगी। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, उसके प्राप्तकर्ता का एड्रेस होगा। पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट, जो भी आप डाक प्रभार के भुगतान के लिए चिपकाएंगे, फ्रैंकिंग ब्रेशन हो सकती है, ऑफिशियल इंडिकेशन कोई हो सकती है, लेबल हो सकती है, रजिस्टर्ड एडवाइस ऑफ डिलीवरी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में ये वाली चीज़ें आएंगी और जो लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी और बैक साइड बच जाएगी इसकी, वो किसके लिए होगी, वो होगी सेंडर को, जो भी एड्रेस लिखना है वो लिख सकता है। आगे आपके पास इलस्ट्रेशंस, स्टैम्प्स, लेबल्स, एड्रेस स्लिप, उसके बाद थिन सब्सटेंसेस में अफिक्स टू पोस्ट कार्ड, इन सभी को पोस्ट कार्ड के साथ चिपकाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लें, अच्छे से पूछी जाती हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी चीज़ों को आप पोस्ट कार्ड के साथ चिपका सकते हैं। तो इन सभी को चिपकाया जा सकता है अफिक्स ओनली टू बैक और लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, अगर ये वाली चीज़ें जो भी हमने पढ़ी, ठीक है, इलस्ट्रेशन, स्टैम्प, लेबल्स, एड्रेस स्लिप और थिन सब्सटेंसेस आप चिपका सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में चिपकाएंगे या इसके बैक में चिपकाएंगे। ये वाली जगह जो ये रिजर्व रहेगी कौन के लिए, एड्रेसी के लिए, ठीक है, एड्रेसी जो भी होगा उसके एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह, जो भी बाकी चीज़ें रहेंगी। पोस्ट कार्ड नोट फॉलो कंडीशंस, अगर पोस्ट कार्ड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक ऑफ पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज अनपेड पोस्ट कार्ड। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकानी थी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पोस्टेज स्टैम्प्स को कहाँ पे चिपकाना है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ पे लगी होंगी पोस्टेज स्टैम्प्स ये वाली। आपने क्या किया, आपने उनको बैक साइड पे चिपका दिया है, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे बैक टू पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज अनपेड पोस्ट कार्ड, तो इसको अब बिना भुगतान वाला पोस्ट कार्ड माना जाएगा जिसके लिए आपने चार्जेस नहीं दिए हैं। बड़ी सी मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज। तो मैंने ये पहले भी बता दिया वीडियो में कि आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, स्पीड पोस्ट, उसके बाद लेटर आते हैं, पार्सल आते हैं, इन सभी की जो वेट लिमिट है इनलैंड और फॉरेन में सेम है। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की इनलैंड में भी 7 kg है और फॉरेन में भी आपकी 7 kg आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास APPU मेंबर कंट्री से पूछा जाता है, अभी पूछा जाता है, आपको 3 कंट्रीज दी होंगी APPU में जो शामिल है, एक नहीं होगी, आपको बताना है कौन सा गलत है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की मेंबर कंट्रीज टोटल 32 हैं। सबसे पहले ए वर्ड से कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है, मैं PDF में दे दूंगा, पढ़ लेना, ये पूछी जाती हैं और एक एक मार्क आपको पता है कितना मायने रखता है, एक एक नंबर से रह जाते हैं, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मार्क का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा तो फिर आप रह जाएंगे। आगे आपके पास एज पर क्लोज 11 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट नोट रिक्वायर्ड इन एड्रेस ऑफ फॉरेन डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हम करते हैं कि जो कौन कौन से पर्टिकुलर्स होते हैं जो लिखने होते हैं एड्रेस के किसी भी आर्टिकल के ऊपर, वैसे ही आपके फॉरेन पोस्ट में भी होते हैं जो क्लोज नंबर 11 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में दिए हुए हैं कि जब भी आप फॉरेन कंट्री को कोई लेटर भेजते हैं कौन कौन से पर्टिकुलर्स उसमें लिखने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है पर्टिकुलर्स एंड देयर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी साथ में याद करना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ बोली गई है इंपॉर्टेंट कि नेम ऑफ कॉन्टिनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एड्रेस टू फॉरेन डेस्टिनेशन। विदेशों को भेजने के लिए आप आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखते हैं तो कॉन्टिनेंट का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी लिखना ही नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी और चीज़ें लिखी जाएंगी, सबसे पहले आप देख सकते हैं नेम ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का नाम, नंबर ऑफ हाउस प्लस नेम, ये आपकी सीक्वेंस पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लैट, अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर नंबर, ब्लॉक नंबर इफ एनी कोई भी है, नेम ऑफ स्ट्रीट, रोड, प्लेस, लोकेलिटी ये चीज़ हो सकती है। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कौन से पोस्ट ऑफिस से उसका वितरण होगा ये चीज़ लिखी होगी। डिलीवरी जोन नंबर या फिर पोस्टल कोड नंबर, जैसे पिन कोड नंबर होता है वैसे ही फॉरेन आर्टिकल्स के ऊपर क्या लिखा जाएगा, डिलीवरी जोन नंबर या फिर पोस्टल कोड नंबर लिखा जाएगा। नेम ऑफ प्रोविंस, स्टेट और डिपार्टमेंट ये लिखा जाएगा, ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं, प्रोविंस, स्टेट, डिपार्टमेंट ये चीज़ लिखी जाएगी। और उसके बाद है नेम ऑफ कंट्री आपने लिखना है, ठीक है, सबसे लास्ट में। और लास्ट ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फॉरेन आर्टिकल्स एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टोरेंट, विदेशी लेखों को जब पोस्ट रेस्टोरेंट लेख के रूप में भेजा जाता है, डिटेंशन एट पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो इनको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, वितरण कार्यालय में कितने समय तक रोक के रखा जा सकता है, 1 महीने तक, सिवाय वीपी आर्टिकल्स को छोड़कर, और वीपी लेख को 7 दिन तक रोक के रखा जाएगा। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी, ठीक है, इनसे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है और अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है। साथ में रेगुलर क्लासेज जो हमारी चल रही हैं, आपको जुड़ना है, मैसेज कर देना है। इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, एकदम से आपका वो रिवीजन कर देंगे। और साथ में आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया तब भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से करके ही जाना है। और साथ में आपको मैथ और जीके की तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ से आपको रेगुलर क्लासेज में जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।